बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फिज़िक्स में आज के टॉपिक्स लीनियर मोमेंटम, इम्पल्स और कोलिजन। सो व्हाट इज़ लीनियर मोमेंटम? ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसे हम वेक्टर पी से शो करते हैं। इसके दो डेफिनेशंस हैं। एक इसकी मैथमेटिकल डेफिनेशन है कि लीनियर मोमेंटम इज़ द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। एक डेफिनेशन ये है, द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी इज लीनियर मोमेंटम। सेकंड डेफिनेशन, ये किसी भी बॉडी में मोशन की अमाउंट को लीनियर मोमेंटम कहते हैं। द अमाउंट ऑफ मोशन इन अ बॉडी इज लीनियर मोमेंटम। तो यहाँ से एक क्वेश्चन ये बन सकता है कि एक ट्रक रेस्ट में है, व्हाट इज इट्स लीनियर मोमेंटम। ये क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज द लीनियर मोमेंटम of a bus at rest. So linear momentum must be zero. It must be zero. Excuse me, please. So what is a linear momentum of a bus at rest? It is zero, because body at rest has zero linear momentum. Momentum means amount of motion in a body. What does momentum depend upon? So दो फैक्टर्स है कि जिसके ऊपर मोमेंटम डिपेंड करता है। मोमेंटम इज मास इनटू वेलोसिटी। तो अगर कहा जाए कि फैक्टर्स affecting momentum, नंबर वन मास। मास जितनी ज़्यादा होगी मोमेंटम ज़्यादा। नंबर टू वेलोसिटी। वेलोसिटी जितनी ज़्यादा मोमेंटम ज़्यादा। तो लिहाजा एक क्वेश्चन ये, हम एक हेवी बॉडी को कंपेयर करते हैं एक लाइटर बॉडी से। दोनों बॉडीज इक्वल स्पीड के साथ मूव कर रहे हैं, वेलोसिटीज दोनों की सेम है, 5 किलोमीटर पर सेकंड, 5 किलोमीटर पर सेकंड। इन दो बॉडीज में यानी ए और बी में किसका मोमेंटम ज़्यादा है? अगर वेलोसिटीज सेम है तो जिसका मास ज़्यादा होगा उसका मोमेंटम ज़्यादा होगा। देखिए ट्रक का मास ज़्यादा है, इट हैज़ गॉट मोर मोमेंटम। और अगर दो बॉडीज सेम मासेस की हो, लाइक एक बाइसिकल ये है ए, एक साइकिल आप और कंपेयर कर ले इसके साथ साइकिल सी, दोनों की मासेस सेम है। अब साइकिल सी की स्पीड है 10 किलोमीटर पर सेकंड, तो ए और सी में किसका मोमेंटम ज़्यादा होगा? अब सी का मोमेंटम ज़्यादा होगा। तो अगर दो बॉडीज़ का मास सेम हो तो जिसकी स्पीड ज़्यादा मोमेंटम ज़्यादा। दो बॉडीज़ की स्पीड सेम है, जिसका मास ज़्यादा उसका मोमेंटम ज़्यादा होगा। सो मोमेंटम डिपेंड्स अपॉन मास एंड वेलोसिटी। मोमेंटम का यूनिट क्या लिखते हैं? डायमेंशंस क्या होंगे? डायरेक्शन क्या होगी? यूनिट ऑफ मोमेंटम, यहाँ से आप यूनिट भी लिख सकते हैं और डायमेंशंस डिराइव कर सकते हैं। किलोग्राम मीटर पर सेकंड ये यूनिट बनेगा, या इसे न्यूटन सेकंड से भी लिखते हैं, न्यूटन सेकंड।
इसी यूनिट को किलोग्राम मीटर पर सेकंड को सेकंड से मल्टीप्लाई कर ले, सेकंड से डिवाइड कर ले, न्यूटन सेकंड आ जाएगा। फिलहाल वो स्टेप सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। डायमेंशंस क्या होंगे? डायमेंशंस हम यहाँ से लिखते हैं, किलोग्राम के लिए m, मीटर के लिए l लिख लें, सेकंड के लिए t लिखते हैं। तो मोमेंटम के ये बन जाएंगे डायमेंशंस। व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ मोमेंटम? जो वेलोसिटी की डायरेक्शन है, जिस डायरेक्शन में बॉडी मूव कर रही है, वही मोमेंटम की डायरेक्शन। सो डायरेक्शन ऑफ मोमेंटम, it is directed along the direction of velocity. It is directed along the direction of velocity. मल्टीपल क्वेश्चन एमसीक्यूज के बन सकते हैं। देखिए, मोमेंटम वेलोसिटी पर डिपेंड कर रहा है। मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं, एक बॉडी सर्कल में मूव कर रही है विद यूनिफॉर्म स्पीड। इस बॉडी की स्पीड यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्म स्पीड। क्या मोमेंटम यूनिफॉर्म होगा? इसका मोमेंटम यूनिफॉर्म होगा या वेरिएबल होगा? अ बॉडी moving in a circle with uniform speed, has दो ऑप्शंस में लिख लेता हूं, यूनिफॉर्म मोमेंटम और वेरिएबल मोमेंटम। यूनिफॉर्म मोमेंटम और वेरिएबल मोमेंटम, जीरो मोमेंटम। व्हाट इज द करेक्ट ऑप्शन? बॉडी इज मूविंग तो मोमेंटम जीरो नहीं हो सकता। बॉडी की स्पीड यूनिफॉर्म है। क्या वेलोसिटी यूनिफॉर्म है या वेरिएबल है इस केस में? इस केस में हमने डिस्कस किया था एक्सेलरेशन के टॉपिक में, चूंकि डायरेक्शन चेंज हो रही है, डायरेक्शन चेंज होने पर इसकी वेलोसिटी वेरिएबल है। वेलोसिटी वेरिएबल है तो मोमेंटम क्या होगा? वेरिएबल मोमेंटम होगा। मोमेंटम किन दो फैक्टर्स पर डिपेंड करता है? मास एंड वेलोसिटी पर डिपेंड करता है। एक और पॉइंट है जिसे हम डिराइव करते हैं, बुक में इक्वेशन डायरेक्टली लिखी होगी, न्यूटन्स सेकेंड लॉ। in terms of linear momentum, Newton's second law in terms of linear momentum. As we know, according to Newton's second law, F is equal to ma, but we also know that F is equal to m। a किसके इक्वल है? a is equal to vf minus vi upon t। अब आपने मास को दोनों के साथ मल्टीप्लाई करना है। F इक्वल टू मास यहाँ पर और यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा, ये बन जाएगा mvf माइनस mvi अपॉन t। व्हाट इज mv? mv इज मोमेंटम, तो mvf क्या बन जाएगा? mvf बन जाएगा फाइनल मोमेंटम, mvi बन जाएगा इनिशियल मोमेंटम। नीचे टाइम लिखा है, आप टाइम लिख लें। जिस चीज को आप टाइम से डिवाइड करते हैं उसे हम कहते हैं रेट, और फाइनल माइनस इनिशियल इज ऑलवेज इक्वल टू चेंज। फाइनल माइनस इनिशियल इज ऑलवेज इक्वल टू चेंज, याद रखिए। तो पी एफ माइनस पी आई यानी फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, इट इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम बाय टाइम। तो आपके सामने एक और इक्वेशन आ रही है, एफ इज इक्वल टू डेल पी अपॉन टी। इससे आपने एक स्टेटमेंट याद रखनी है कि फोर्स इज इक्वल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम। इस इक्वेशन को आप एक और फॉर्म में लिख सकते हो, मैं बताता हूं किस फॉर्म में लिख सकते हैं। तो स्टेटमेंट क्या याद रखनी है कि फोर्स इज इक्वल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ
लीनियर मोमेंटम। तो अगर एक स्टेटमेंट आ जाए एमसीक्यूज में कि फोर्स रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम के इक्वल है, आपने इसके साथ रिलेट करना है। इसी इक्वेशन को हम दोबारा लिख लेते हैं, F इक्वल टू डेल पी अपॉन टी। आप इसे इस तरह लिख सकते हैं, F इक्वल टू डेल एम वी अपॉन टी। ठीक है, मोमेंटम मास इंटू वेलोसिटी के इक्वल है, तो डेल पी डेल एम वी अपॉन टी के इक्वल हो जाएगा। यहाँ पर देखिए मास चेंज हो रही है, ये कौन सा केस है जहाँ मास चेंज हो? मास तो एक कांस्टेंट कंसीडर होता है, मास इज अ यूनिवर्सल कांस्टेंट ऑलमोस्ट। तो मास किस केस में चेंज हो सकता है? इस इक्वेशन की एप्लीकेबिलिटी क्या है? क्वेश्चन ये कि व्हाट इज द एप्लीकेबिलिटी या एप्लीकेशन ऑफ दिस इक्वेशन। वेयर डज मास चेंज? मास किन केसेस में चेंज हो सकता है? ये केस है रॉकेट्स का। रॉकेट्स हम यूज करते हैं सैटेलाइट्स को स्पेस में भेजने के लिए। रॉकेट्स बहुत ज़्यादा फ्यूल कंज्यूम करते हैं, यानी कितना फ्यूल कंज्यूम करते हैं? एक रॉकेट 10,000 किलोग्राम पर सेकंड फ्यूल कंजम्पशन शो करता है। एक सेकंड में 10,000 किलोग्राम फ्यूल कंज्यूम कर सकता है। आगे एक टॉपिक में इसका तस्करा है। तो लिहाजा इतना ज़्यादा फ्यूल कि वो मोर देन हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ किलोग्राम्स में हो, तो एक रॉकेट में आप रख ही नहीं सकते। तो लिहाजा रॉकेट्स कैसे बनाए जाते हैं? मुख्तलिफ रॉकेट्स आपस में कनेक्ट किए जाते हैं, मुख्तलिफ रॉकेट्स आपस में कनेक्ट किए जाते हैं। जब एक रॉकेट का फ्यूल कंज्यूम होगा, वो रॉकेट अलग हो जाएगा। अब देखिए इस केस में सपोज ये आखिरी रॉकेट जो है, इसका फ्यूल कंज्यूम हो चुका है। जब आखिरी रॉकेट का फ्यूल कंज्यूम होगा, ये रॉकेट डिटेच हो जाएगा। फिर उससे नेक्स्ट रॉकेट का फ्यूल कंज्यूम होगा, वो डिटेच हो जाएगा। इस तरह ऊपर जाते हुए रॉकेट्स का मास चेंज होगा या नहीं होगा? डेफिनेटली चेंज होगा। तो इस केस में हम ये इक्वेशन अप्लाई करते हैं। बुक की थ्योरी में इसके डिटेल्स आपको मिलेंगे कि रॉकेट्स आर कनेक्टेड एंड दे आर सेंट simultaneously into space. So when fuel of one rocket is consumed, it gets disconnected and the remaining rockets then move up. फिर अगला रॉकेट फ्यूल कंज्यूम करेगा, फिर अगला रॉकेट फ्यूल कंज्यूम करेगा। तो इस केस में देयर इज अ चेंज ऑफ मास, वहां पर ये इक्वेशन एप्लीकेबल है। एक और टॉपिक है इम्पल्स। ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। आई के ऊपर अगर आप एरोहेड ना लगा दें, उसे हम कहेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया। आगे आप पढ़ेंगे, आई के ऊपर एरोहेड लगाओ, इसे इम्पल्स पढ़ते हैं। इम्पल्स की एक मैथमेटिकल डेफिनेशन ये है, इम्पल्स इज इक्वल टू फोर्स इनटू टाइम। The product of force and the time for which the force acts is known as impulse. The product of force and the time for which the force acts is known as impulse. Impulse में एप्लीकेशन इसकी क्या है, कहाँ पर हम अप्लाई करते हैं? देखिए स्पोर्ट्स में बहुत कॉमनली ये अप्लाई होता है। अगर कहीं पर फोर्स का इम्पैक्ट कम टाइम के लिए हो, टाइम कम हो, तो फोर्स ज़्यादा लगेगी। अगर कम टाइम के लिए फोर्स लगी हो, फोर्स ज़्यादा लगेगी। अब देखिए क्रिकेटर्स जब फील्डिंग करते हैं, एक बैट्समैन
हार्ड बॉल हिट कर रहा है, एक फील्डर करीब खड़ा है, वो एकदम से कैच पकड़ ले, लाइक दिस, तो उसके हाथ पर, चूंकि टाइम कम था, हाथ पर बॉल ज़्यादा हार्ड लगेगी। अब क्या करते हैं क्रिकेटर्स, जब उनके पास बॉल आता है, जब वो कैच करते हैं तो अपना हाथ पीछे ले जाते हैं, इस टाइम को प्रोलॉन्ग करने के लिए। जब टाइम प्रोलॉन्ग होगा तो फोर्स हाथ के ऊपर कम लगेगी, तो फोर्स का इम्पैक्ट कम करने के लिए आप टाइम ऑफ कांटेक्ट बढ़ा देते हैं, जिससे इम्पल्स कम होगा, फोर्स कम लगेगी। दोबारा सुने, और आप एक अचानक बॉल इस तरह से कैच कर लें तो आपके बॉल हाथ पर बॉल हार्ड लगेगी, टाइम कम, फोर्स ज़्यादा लगेगी, इम्पल्स ज़्यादा होगी। तो लिहाजा अगर आप टाइम प्रोलॉन्ग कर लें, फोर्स कम लगेगी। तो लिहाजा इम्पल्स, फोर्स और टाइम का ये रिलेशन शो कर रहा है। हम जब किसी चीज़ को हैमर करते, हथौड़े से स्ट्राइक करते, तो जितने कम टाइम के लिए वो स्ट्राइक करेगा उतना ही ज़्यादा इम्पैक्ट होगा फोर्स के लिए। जितना ज़्यादा लॉन्ग टाइम के लिए फोर्स लगेगी, फोर्स का इम्पैक्ट कम होगा। तो फोर्स का टाइम के साथ ये रिलेशन इम्पल्स शो कर रहा है। इम्पल्स इज इक्वल टू फोर्स इनटू टाइम। हम इसी इक्वेशन को दोबारा देखते हैं, इम्पल्स इज इक्वल टू फोर्स इनटू टाइम। फोर्स अभी हमने पढ़ा किसके इक्वल है, फोर्स इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम, अभी आपने पढ़ा। तो लिहाजा आप फोर्स की बजाय लिख सकते हैं डेल पी अपॉन टी, और यहाँ पर ये टी अलग से लिख ले, टी टी के साथ कैंसल होगा, impulse comes out to be equal to change in momentum। तो लिहाजा यहाँ पर आप इम्पल्स की एक और डेफिनेशन लिख सकते हैं कि इम्पल्स इज द चेंज इन लीनियर मोमेंटम। इम्पल्स की सेकंड स्टेटमेंट क्या लिखेंगे, इम्पल्स इज द चेंज इन लीनियर momentum। So the product of force and the time for which the force acts is known as impulse। इम्पल्स की सेकंड स्टेटमेंट आप इस इक्वेशन से लिखते हैं कि इम्पल्स इज इक्वल टू चेंज इन लीनियर मोमेंटम। लिहाजा जो मोमेंटम का के यूनिट्स होंगे वही इम्पल्स के होंगे, जो मोमेंटम के यूनिट डायमेंशंस होंगे वही इम्पल्स के डायमेंशंस होंगे। व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ इम्पल्स, देखिए जो फोर्स की डायरेक्शन होगी वही इम्पल्स की डायरेक्शन होगी। लिहाजा ये पॉइंट्स मैं लिख लेता हूँ, डायरेक्शन ऑफ इम्पल्स, unit of impulse, and dimensions of impulse। Since impulse is equal to force into time, so impulse is always along the direction of force, it is along the direction of force। unit of impulse, जो मोमेंटम का यूनिट आपने लिखा वही यहाँ पर यूनिट होगा। मोमेंटम का यूनिट क्या था, किलोग्राम मीटर पर सेकंड, अभी हमने डिस्कस किया, या इसे हम लिखते हैं न्यूटन सेकंड। डायमेंशंस क्या होंगे, यहाँ से आप लिख सकते हैं वही डायमेंशंस जो आपने अभी मोमेंटम के लिए लिखे, एम एल पर टी, ये डायमेंशंस होंगे इम्पल्स के। सो इम्पल्स का यूज़ क्या है कि जहाँ पर आप फोर्स का टाइम ऑफ कांटेक्ट कम कर लेते हैं, फोर्स ज़्यादा लगती है, टाइम बढ़ाते तो फोर्स कम लगेगी हाथों के ऊपर। Now we study isolated system and the concept of collision। हम एक चैम्बर के अंदर, एक वेसल के अंदर गैस के पार्टिकल्स कंसिडर करते हैं। इट इज अ क्लोज्ड चैम्बर, दिस चैम्बर कंटेन्स पार्टिकल्स ऑफ अ गैस, these are particles of a gas।
ये गैस के पार्टिकल्स आपस में कोलाइड करते हैं, वेसल के वॉल के साथ कोलाइड कर रहा है, मगर इनके ऊपर बाहर से कोई फोर्स नहीं लग रही, एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रही। तो लिहाजा ये जो सिस्टम है गैस का, गैसियस सिस्टम जिसको आप स्टडी कर रहे हैं, इसको आपने बाहर के इफेक्ट से आइसोलेट किया है। इसे आइसोलेटेड सिस्टम कहते हैं। एक ऐसा सिस्टम कि जिस पर बाहर से कोई फोर्स ना लग रही हो, इसे आइसोलेटेड सिस्टम कहते हैं, इसलिए कि आपने इसको बाहर के इफेक्ट से आइसोलेट किया है। सो आइसोलेटेड सिस्टम होगा अ सिस्टम on which no external force is exerted, on which no external force is exerted। एक आइसोलेटेड सिस्टम में जब पार्टिकल्स आपस में कोलाइड करते हैं, तो जितना मोमेंटम बिफोर कोलिजन होगा, उतना ही मोमेंटम पार्टिकल्स का आफ्टर कोलिजन होगा। इसे कहते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ linear momentum। So in an isolated system, when particles collide, the total momentum before collision is equal to the total momentum after collision। इसे कहते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। इसे हम एफएससी में डिराइव करते थे। यहाँ आपने सिंपल यही स्टेटमेंट ही याद रखनी है कि इन एन आइसोलेटेड सिस्टम when particles collide, the total linear momentum before collision is equal to the total linear momentum after collision। So total momentum before collision is equal to total momentum after collision। It is law of conservation of linear momentum। What is collision? What are types of collisions? अगर दो बॉडीज इस तरह आपस में करीब आ जाए, एक बॉडी ये है और एक बॉडी सपोज ये है, इस तरह आपस में करीब आ जाए कि इनके दरमियान किसी तरह की इंटरेक्शन हो, सो हम इसे कोलिजन कहते हैं। दो बॉडीज के दरमियान किसी भी तरह की इंटरेक्शन हो, तो इस इंटरेक्शन को हम कोलिजन कहते हैं। अगर दो बॉडीज बिल्कुल आमने सामने कोलाइड करें, हेड ऑन कोलिजन इसे कहते हैं। देखिए एक कार दूसरे के बिल्कुल सामने आ जाए, एक बॉल दूसरे बॉल के सामने आ जाए, लाइक ये केस, ये दोनों केसेस क्या होंगे? हेड ऑन कोलिजन, हेड ऑन कोलिजन। सो दो बॉडीज के दरमियान किसी भी तरह की इंटरेक्शन हो, इसे हम कोलिजन कहते हैं। बिल्कुल लीनियर कोलिजन हो, यानी फेस टू फेस, इसे हम हेड ऑन कोलिजन कहते हैं। कोलिजन के दो टाइप्स हैं, टाइप्स ऑफ कोलिजन। एक कोलिजन की टाइप है इलास्टिक कोलिजन। जो गैस के पार्टिकल्स अभी कोलाइड कर रहे थे, लाइक अगर केस ये हो, इस चेंबर के पार्टिकल्स आप कंसिडर कर लें, जब ये पार्टिकल्स आपस में कोलाइड कर रहे हैं, गैस के पार्टिकल्स, तो कोलिजन से पहले जितना मोमेंटम था और जितनी काइनेटिक एनर्जी थी, उतनी ही काइनेटिक एनर्जी और उतना ही मोमेंटम इनका कोलिजन के बाद होगा। इसे कहते हैं इलास्टिक कोलिजन। सो ये वो कोलिजन है कि जिसमें कोलिजन से पहले और कोलिजन के बाद
लीनियर मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी दोनों सेम रहें, चेंज ना हो, इसे इलास्टिक कोलिजन कहते हैं। कैसे डिफाइन करते हैं? द टाइप ऑफ कोलिजन in which linear momentum and kinetic energy are conserved is elastic collision. अब अगर कोलिजन इस तरह से हो, लाइक ये केस, इस केस में कोलिजन के बाद काइनेटिक एनर्जी सेम नहीं रहेगी। काइनेटिक एनर्जी किस में चेंज हो जाएगी? जब ये दो बॉडीज आपस में कोलाइड होंगी तो डेफिनेटली रिजल्ट क्या होगा? रिजल्ट ये होगा कि दोनों बॉडीज में के डायमेंशंस चेंज हो जाएंगी, बिल्कुल ये पहचानने के काबिल ही नहीं रहेंगी। एक सेकेंड, इस कोलिजन में हीट प्रोड्यूस होगी और इस कोलिजन में बहुत ज़्यादा साउंड प्रोड्यूस होगी। तो फिजिकल डिस्टॉर्शन प्रोड्यूस होगा, हीट प्रोड्यूस होगी, साउंड प्रोड्यूस होगी, जिसमें अ पार्ट ऑफ काइनेटिक एनर्जी इज लॉस्ट। तो इस तरह के कोलिजन को हम कहते हैं इलास्टिक कोलिजन। जस्ट वेट अ मिनट प्लीज। अब यहाँ से कल कंटिन्यू करते हैं, ये कोलिजन के टाइप्स हम कल पढ़ेंगे। मेरे ख्याल में अकेडमी में लाइट चली गई। जस्ट वेट फॉर 5 minutes, आई विल स्टार्ट केमिस्ट्री 1 आफ्टर 5 minutes. So till then you can take a short break.
सो लाइट जाने के बाद मैंने मज़ीद टीच नहीं किया, वहीं से हम फिज़िक्स कल स्टार्ट करेंगे। लेट्स सी केमिस्ट्री फर्स्ट ईयर।